आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शमशुल आरफिन और आप देख रहे हैं जन सुराज टीवी। लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने चैट जीपीटी से कुछ बात की थी, उसमें जानने की कोशिश की थी कि जन सुराज आएगा, 5 चीज आएगा, उसमें कितनी चीजें प्रैक्टिकल है, कितनी नहीं है। उसमें से एक टॉपिक निकल के आया था शराबबंदी की। जब हम लोगों ने बात की थी कि शराबबंदी अगर हटाया जाए तो उससे बिहार की जनता को कितना फायदा हो सकता है। तो उसमें चैट जीपीटी का एक रिस्पॉन्स जो था उसमें लिख के आ रहा था कि कुछ चुनौतियां भी है, तो इस पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब चुनौतियों की बात कर रहे थे तो मन में यह आया कि एक बार शराबबंदी कितना पॉजिटिव है, निगेटिव है, इस पे भी एक बार चैट जीपीटी से चर्चा कर ही ली जाए। तो आज का एपिसोड में हम लोग चैट जीपीटी से बात करेंगे शराबबंदी हटाना कितना फायदेमंद है बिहार के लिए, कितना नुकसानदायक है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी से जो बात किया वो ये बात किया कि शराबबंदी का क्या हिस्ट्री है, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, शराब कब कब बिकता था, किस किस टाइप के शराब बिकते थे, उसकी फैक्ट्री थी कि नहीं थी, लोग कितने काम कर रहे थे, कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने चैट जीपीटी से बात की। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग उसका एस्पेक्ट भी समझने की कोशिश की कि बिहार की जनता को क्या करना चाहिए, शराबबंदी के फेवर में होना चाहिए या फिर शराबबंदी हटा देना चाहिए, इस फेवर में होना चाहिए। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि जब शराबबंदी की बात करते हैं तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी असहज हो जाती है, और रिलीजियस कारणों के वजह से मतलब शराबबंदी को वो प्रमोट करते हैं, खुश होते हैं। मुसलमानों की बात की जाए तो शराबबंदी से उनका कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है। बिहार में शराब का इतिहास। ब्रिटिश काल में शुरुआत। शराब का उत्पादन बिक्री पहले ब्रिटिश काल से ही आम रही है। बिहार में महुआ, ताड़ी, देसी शराब पारंपरिक रूप से चलती रही है। 1950 से 1990 तक सरकारें शराब का टैक्स एक बड़ा स्रोत मानती थी। राज्य सरकारें इनकी बिक्री से राजस्व कमाती थी। 2000 के बाद विदेशी शराब का चलन बढ़ा, शराब की दुकानें की संख्या बढ़ी। हिस्ट्री देखा जाए तो इसमें सिंपल है कि 1950 से लेकर 1990 तक सरकार को इससे पैसा आता था अच्छा खासा। उसके बाद विदेशी शराब का बिक्री थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद 2016 में नीतीश कुमार ने इसमें शराबबंदी लागू की थी। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। देखते हैं दूसरा पॉइंट चैट जीपीटी क्या लिखता है। शराबबंदी कब और क्यों लागू हुई। अप्रैल 2016 नीतीश कुमार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू की। मुख्य कारण क्या थे लागू करने के, ये भी देख लेते हैं। महिलाओं का दबाव और आंदोलन, घरेलू हिंसा, गरीबी और सामाजिक समस्याएं रोकने की कोशिश, नीतीश कुमार की नैतिक राजनीति की छवि को मजबूत करना। 3 पॉइंट चैट जीपीटी इसमें लिख के दे रहा है। एक तो है कि महिलाओं का दबाव, लोगों का ये मानना है कि शराब बंद करने से घरेलू हिंसाएं जो है वो थोड़ी कम होगी, महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो सबसे मुख्य कारण तो ये है, नीतीश कुमार ने यहीं से शायद चालू किया होगा, यहीं से सोचा होगा। इस वजह से महिलाएं काफी सपोर्ट में थी जब शराबबंदी लगाया गया था। तो आगे भी इसको देखेंगे थोड़ा ध्यान से। शराबबंदी से जुड़े कानून क्या क्या है, अब ये देख लेते हैं कि अगर शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाए, शराब बेचते हुए कोई पकड़ा जाए तो क्या प्रावधान है, क्या सजा मिलेगी, ये भी देखा जाए। शराबबंदी से जुड़े कानून। शराब पीने या बेचने वाले पर जेल, जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। समस्या क्या है, आम लोगों को कठोर सजा, लेकिन वीआईपी और रसूखदार लोग अक्सर बच जाते हैं। चैट जीपीटी ये बता रहे हैं कि शराब पी के जो पकड़ाते हैं उसमें जो गरीब लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उनके पास 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए शायद उस टाइम नहीं होता है किसी को घूस देने के लिए। लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं वो एकदम आराम से, एकदम शराबबंदी का उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। वो पहले अगर 1000 रुपए में खरीदते थे तो अब 2000 का खरीद के पीते हैं, लेकिन वो पीते ही पीते हैं और बहुत ज्यादा उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। पुलिस से भी वो आराम से बच जाते हैं। शराबबंदी से अब क्या फायदे हैं, आइए ये देखते हैं। सामाजिक लाभ। घरेलू हिंसा में गिरावट, ब्रैकेट में लिखा है कुछ क्षेत्रों में, मतलब घरेलू हिंसा में गिरावट आई है कुछ क्षेत्रों में, ये माना जा सकता है। महिलाएं और बच्चे अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। गांव में थोड़ी देर तक शांति और अनुशासन बढ़ा। चैट जीपीटी ने कहा कि जब हम लोगों ने नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया कि शराबबंदी को लाया जाए बिहार में, तो कुछ दिनों तक बिहार में शांति बनी रही, कुछ दिनों तक इसका फायदा दिखा। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ये हम लोगों को पता है। चैट जीपीटी से देखते हैं कि इसको पता है कि नहीं पता है। नैतिक लाभ पढ़ते हैं, इससे क्या हुआ। नीतीश कुमार का साफ सुथरा छवि बना। नीतीश कुमार जी इस पे बहुत फोकस किए शराबबंदी पे, और ह्यूमन चेन भी बनाया, अलग अलग चीजें की, तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार का छवि सुधरा भी। इसलिए बहुत दिनों तक शराबबंदी के खिलाफ बहुत सारे लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। प्रशांत किशोर जब सामने आया तब उन्होंने बताया कि इससे बिहार का बहुत नुकसान हो रहा है। 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का बिहार का हर साल नुकसान हो रहा है। तो और भी अलग अलग चीजें हैं। शराबबंदी जब हम लोगों ने बात की तो इम्प्लीमेंट भी इसको सही से नहीं किया गया। तो
अब जाके लोग धीरे धीरे करके इसकी मांग कर रहे हैं कि इसको हटा देना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में नीतीश कुमार को इसको फायदा मिला, महिलाओं का समर्थन भी मिला नीतीश कुमार को। अब पांचवें पॉइंट में बात करते हैं, शराबबंदी से नुकसान क्या है, आर्थिक नुकसान क्या है। सबसे पहले इस बात को समझा जाए। सरकारी राजस्व में घाटा है। पहले शराब से लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ का सालाना कमाई होती थी। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने चैट जीपीटी में देखा था, तो उसमें देखा था कि अगर अभी शराबबंदी हटाया जाए तो 8 से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हर साल बिहार सरकार को हो सकता है। उस टाइम तक का डेटा अगर देखा जाए तो 5 से 6,000 करोड़ रुपया शराब के टैक्स से आता था, जो अभी लॉस हो रहा है। अब ये पूरी तरह बंद हो गई है। आर्थिक नुकसान में यह है कि जो पहले 5,000 6,000 रुपया आता था, अब ये पूरी तरह बंद हो गई है। अवैध कारोबार पे भी बात करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग देखते होंगे, नाम के लिए शराब बंद है, लेकिन अगर अभी आप चाहे बिहार के किसी कोने में अपने घर में शराब मंगाना चाहे तो आपको 5 से 10 मिनट में शराब मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। हर तरह का शराब मिल जाएगा। उसमें कुछ जहरीली शराब भी होती है, कुछ देसी विदेशी, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। शायद आपको उसका थोड़ा पैसा ज्यादा पे करना हो, लेकिन अवैध कारोबार शराब का पूरी तरीके से चल रहा है। तो इसमें चैट जीपीटी क्या लिखता है, तस्करी और कालाबाजारी। नेपाल, झारखंड, बंगाल से शराब की तस्करी, घरेलू शराब, देसी जहरीली शराब, कई मौतें। चैट जीपीटी बता रहा है जब घरेलू शराब बनाते हैं, जैसे कि शराब की तस्करी, आना, लेन देन, अलग राज्यों से लेके आना, ये सब चीज जब बंद हो गया, प्रोडक्शन भी बंद हो गया, तो पीने वाले का डिमांड है ही कि पी ले। जो 50 रुपए में 100 रुपए में पीता था, शायद वो अफोर्ड नहीं कर सके कि अलग स्टेट में अलग जगह जाके शराब पी ली। कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं और बिहार से बंगाल चले गए, बिहार से यूपी चले गए, नेपाल चले गए, वहां से शराब पी के आए थे। लेकिन जिनके पास कम पैसा है वो चाहते हैं कि बिहार में ही मिले, तो अब घरेलू शराब भी लोगों ने घर में बनाना चालू कर दिया। उसमें से बहुत सारी शराबें जहरीली शराब बनने लगी और इसके कारण बहुत सारी मौतें भी हुई। नीतीश कुमार का एक बयान भी आया था कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। उन तक जब ये बात पहुंची कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, तो उनका ये बयान नहीं था कि ये शराब आ कहाँ से रहा है, ये शराब बना कौन रहा है और अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है। उनका कहना ये है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। खैर, ये इससे आगे बढ़ते हैं। पुलिस और तस्करों की मिली भगत से सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। जैसे कि हम लोगों ने एक लास्ट शो में भी बात किया था अतुल भाई के साथ, उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे कि आजकल जो बिहार में पुलिस है वो एक दो चीज पे ही फोकस कर रही है। अगर पटना में देखा जाए तो ट्रैफिक नियम का पालन होना चाहिए, डबल हेलमेट होना चाहिए, और पटना से बाहर जाके देखा जाए तो शराबबंदी इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। मतलब कि तस्करी रोकने में, इसको पकड़ने में, उसको पकड़ने में, उसी चक्कर में घूस बहुत बढ़ गया है, अवैध शराब का कारोबार बहुत बढ़ गया है, गांव के बच्चे बुजुर्ग तक इसमें शामिल हो गए हैं। तो अब देखा जाए चैट जीपीटी आगे क्या लिखता है। प्रशासनिक बोझ, जैसे कि शराब पी रहे हैं लोग, कोई बंगाल से लेके आ रहा है, कोई झारखंड से लेके आ रहा है, अलग अलग जगह से जो लेके आ रहा है, तो अब इसको रोकने के लिए भी तो पुलिस उसमें लग रही है ना। अपना काम छोड़ के अब पुलिस जो काम कर रही है वो शराब की चेकिंग कर रही है और लोगों का माउथ चेक करके, स्मेल चेक करके पता कर रही है कि उन्होंने शराब पिया है कि नहीं पिया है। प्रशासनिक बोझ कितना है ये भी एक बार समझते हैं। पुलिस प्रशासन का ध्यान अपराध पर कम, शराब पर ज्यादा है, शराब पकड़ने पर ज्यादा है। जेलों में हजारों लोग सिर्फ शराब के केस में बंद है। ऊपर चैट जीपीटी ने बताया कि गरीब लोग जो है वो ज्यादा इसके शिकार होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जमानत देने वाला कोई नहीं है, 500 1000 रुपया भी वहां पे घूस देने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों को पुलिस ले जाके जेल में डाल देती है। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास ओहदा है, उन तक तो पुलिस ठीक से पहुंच भी नहीं पाती, पकड़ भी नहीं पाती है। छठे पॉइंट पे आते हैं, शराब बनाने की फैक्ट्रियां और उसकी स्थिति क्या है बिहार में, अभी ये समझते हैं। बिहार में पहले शराब बनाने की फैक्ट्रियां थी, लेकिन शराब बंदी के बाद अब सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। मतलब बनाने पे भी रोक है, पीने पे भी रोक है, लाने पे भी रोक है, हर तरह से शराबबंदी है पूरे बिहार में, सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ नाम के लिए। जमीनी हकीकत आपको भी पता है, हमको भी पता है कि शराब कितना बंद है, नहीं है। तो दूसरा पॉइंट देख, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, व्यापार और उद्योग प्रभावित हुआ है। शराबबंदी हटाने की मांग की उठ रही है, अब इस बात को समझते हैं। आर्थिक तंगी इसका सबसे बड़ा कारण है। बिहार की सरकार राजस्व के लिए केंद्र पर निर्भर है। अभी अवैध कारोबार और जहरीली शराब से बिहार में मौतें हुई हैं। लोगों की स्वतंत्रता का विकल्प का सवाल है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को राइट दिए गए हैं अलग अलग तरीके से, तो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके खान पान पे कोई सवाल उठाए, तो स्वतंत्रता भी छिनती है शराबबंदी की वजह से। अन्य राज्यों में शराबबंदी फेल हुई। अब चैट जीपीटी क्या लिख रहा है कि अन्य राज्यों में भी शराबबंदी की कोशिश की गई थी, लेकिन ये फेल हो गई। अब एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया है, जैसे गुजरात में भी तस्करी अभी बहुत ज्यादा है। गुजरात में भी शराबबंदी है, गुजरात में भी शराब बिक रहा है, गुजरात में भी लोग शराब पी रहे हैं। जब हम पहली बार गुजरात गए थे जॉब करने के लिए 2019 में,
तो रेलवे जंक्शन पे जब हम उतरे तो सबसे पहला जो मेरे सामने मंजर था वो ये था कि दो आदमी चाय सिगरेट के दुकान पे पेग बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो जैसे वहां बिक रहा है वैसे बिहार में भी बिक रहा है, शायद बिहार की हालत और थोड़ी बुरी हो। तो अब इसको आगे समझते हैं, शराब बंदी हटेगा तो क्या फायदे हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं। आर्थिक फायदा सबसे पहला है, इसमें लिखा है कि 6,000 करोड़ का सालाना फायदा होगा। लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10,000 करोड़ रुपए का सालाना बिहार को फायदा हो सकता है शराब पे जो टैक्स आता है उससे। अब इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में लगाया जा सकता है, जैसा कि प्रशांत किशोर जी कहते हैं। तो इसमें चैट जीपीटी में भी यही बात लिखा है। कानून व्यवस्था सुधरेगी, पुलिस शराब के बजाय असली अपराधों पर ध्यान दे पाएगी। अभी शराब पीने से बड़ा क्राइम बिहार में कुछ नहीं है। लोग चाहे मर्डर कर दे, चाहे दुष्कर्म करें, चाहे बैंक लूट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन शराब अगर आप पी रहे हैं तो इससे ज्यादा बड़ा सजा अभी किसी चीज में नहीं मिल रहा है। आपको जेल भी भेज दिया जा सकता है, आपकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है और आपको जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। आप गरीब है तो आपको जेल से निकालने वाला भी कोई नहीं है, जमानत देने वाला भी कोई नहीं है। दूसरा पॉइंट है, जेलों में भीड़ कम होगी। अभी ज्यादातर जो केस है, जेल में जो लोग बंद है, ज्यादातर इस केस में बंद है कि वो शराब पीते हुए पकड़े गए, शराब बेचते हुए पकड़े गए, शराब किसी अलग स्टेट से लेके आते हुए पकड़े गए। इन सब चीजों का मामला जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा है और जेल में अभी सबसे ज्यादा जो कैदी बंद है वो शराब के कारण ही बंद है। तो ये बोझ जो है प्रशासन से कम होगा। अब आगे देखते हैं, रोजगार, फैक्ट्रियां, डिस्ट्रीब्यूटर, होटल और दुकानों में फिर से नौकरियां मिलने लगेगी। अभी जो बिहार में देखा जाए तो चीनी मिल थी वो बंद हो गया, शराब जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गया। तो बिहार में अभी रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेटअप नहीं है। छोटी मोटी जो नौकरियां थी, शराब बंदी जब हुई तो इसके जो छोटे मोटे फैक्ट्री थे उन सब में भी जो वर्कर थे, जो बिहार के लोग काम कर रहे थे, उन सबको भी अब नुकसान है, रोजगार नहीं मिल रहा है। शराब बंदी हटे तो नुकसान क्या हो सकते हैं? फायदे का तो समझ लिए हम लोग कि क्या क्या फायदा हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दिया जाए। घरेलू हिंसा, अपराध और स्वास्थ्य समस्याएं फिर से बढ़ सकती हैं। शराब बंदी हटा दिया जाए तो चैट जीपीटी के अनुसार घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, स्वास्थ्य और खराब हो सकती है। लेकिन ये तब की बात है जब शराब बंदी आप सही से इंप्लीमेंट कर पाए। तो शराब तो कहीं बंद हुआ ही नहीं है, बिहार में तो लोग शराब पी रहे हैं। आप 200 रुपया देते थे, आप 400 रुपया दीजिए, आप 50 रुपया देते थे, आप 100 रुपया दीजिए। वही है कि प्राइस आपको ज्यादा देना पड़ रहा है। और नहीं तो लोग बिहार से बाहर जाके भी शराब पी रहे हैं, कोई यूपी जा रहा है, कोई झारखंड जा रहा है, कोई नेपाल जा रहा है, अलग अलग राज्यों में जाके लोग शराब पी के आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जमीन पे इसका असर नहीं है। सामाजिक रूप से महिलाएं और गरीब तबका फिर से प्रभावित हो सकता है। इसमें लिख रहे हैं कि प्रभावित तो हो सकता है, ये हम मानते हैं। जैसे कि पहले जो गरीब लोग शराब पीते थे, 50 रुपए का, 100 रुपए का शराब पीते थे, उनको आदत है अब शराब पीने का, तो उनके साथ अब दो केस हो सकता है, या तो वो शराब पीना छोड़ दे या तो वो डबल पैसे में शराब पिए। तो ज्यादातर केसेस में ये हो रहा है कि लोग पैसा ज्यादा देके शराब पी रहे हैं और अगर जस्ट इन केस अगर वो पकड़ा गए, पुलिस से कभी पकड़ा गए, तो उनका जमानत देने वाला कोई नहीं है, उनका घर परिवार तबाह हो जा रहा है। जो शराब पीने की वजह से सिर्फ घरेलू हिंसा तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन घरेलू हिंसा हो रही थी, छोटी मोटी चीजें हो रही थी, अब उनका पूरा परिवार टूट चुका है उनके नहीं रहने की वजह से। तो अब समाधान क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। समाधान पे बात करेंगे, जनसुराज इसके बारे में क्या सोचता है इसके बारे में भी बात करेंगे और आगे भी हम चैट जीपीटी से देखते हैं क्या क्या चीजें निकल सकती है। तो पूर्ण शराबबंदी के बजाय नियंत्रित शराब की बिक्री, ये चैट जीपीटी बोल रहा है कि समाधान इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या लिख रहा है। लाइसेंस आधारित सीमित समय और स्थान पर बिक्री, टैक्स से मिलने वाला पैसा शिक्षा और नशा मुक्ति में लगाना। दूसरा पॉइंट क्या है, नशा मुक्ति अभियान चलाना, शराब के नुकसानों के बारे में जागरूकता फैलाना, खासकर युवाओं, ग्रामीण इलाकों में शिक्षा अभियान चलाना, महिलाओं को सशक्त करना, घर घर जाकर संगठनों के जरिए शराब के खिलाफ जागरूक करना। तो ये समाधान बता रहा है कि कुछ चीजें अगर की जाए, सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो शराब बंदी हटाने के बावजूद भी बिहार को नुकसान नहीं होगा। और पैसे का फायदा तो होगा ही, लेकिन कल्चरल भी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में अपराध बढ़ जाएगा, बदतमीजी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा अगर ठीक से इसको किया जाए। तो यहाँ तक हो गया कि शराब और शराबबंदी की हिस्ट्री तक अभी तक हम लोग समझ लिए। अब हम बिहार की जनता है, हम ये समझना चाहते हैं कि भैया आप ये बताइए कि बिहार की जनता का किस चीज में फायदा है शराबबंदी इम्प्लीमेंट करने पे अच्छे से। अभी तो इम्प्लीमेंट है नहीं, मतलब शराबबंदी नाम का है, तो इम्प्लीमेंट इसको अच्छे से किया जाए उसमें फायदा है, या फिर इसको नियंत्रित तरीके से खोल दिया जाए, शराबबंदी पे हटा दिया जाए तो उसमें फायदा, किस चीज में फायदा है बिहार का।
तो ये समझने की कोशिश करते हैं। चैट जीपीटी ने एक यहाँ पे टेबल बनाया है, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पक्ष लिखा है, पक्ष है वो दो पक्ष है, एक शराबबंदी के पक्ष में जो है और एक जो है वो शराबबंदी हटाने के पक्ष में है। तो अब इसको समझते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। राजस्व की बात करें तो 0 रुपया सरकार को इससे मिल रहा है, कोई भी टैक्स नहीं मिल रहा है। और अगर इसका नियंत्रित बिक्री किया जाए तो इसमें लिखा है 6 से 8 हजार करोड़ रुपए का, लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए तो 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का बिहार को सालाना फायदा हो सकता है। अवैध व्यापार जो है वो शराबबंदी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तस्करी बढ़ गई है, देशी शराब बिकने लगी है, जहरीली शराब बिकने लगी है। और अगर यही इसको नियंत्रित तरीके से बेचा जाए तो ये काफी कम हो जाएगा। स्वास्थ्य और समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है इस पे भी हम लोग देखते हैं। शुरुआत में सुधार, फिर जहरीली शराब से मौतें होने लगी। जब हम बात कर रहे हैं शराबबंदी का तो चैट जीपीटी ये कह रहा है कि शुरुआत में सुधार दिखी थी, लेकिन शराबबंदी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लोग जहरीली शराब बना रहे हैं, घर में शराब बना रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं, तो इससे और व्यवस्था खराब हुई है। अब वहीं इसको अगर नियंत्रित तरीके से किया जाए तो इसमें लिखा है स्वास्थ्य पर जोखिम कम पड़ेगा और गुणवत्ता नियंत्रित रहेगी। घरेलू हिंसा को अब देखा जाए तो कुछ गिरावट शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिली होगी जब शराबबंदी हुई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ऐसा हो गया कि घर घर तक शराब अवेलेबल है, आप चाहे तो तुरंत आके आपको मिल जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हुआ। और देखा जाए तो इसमें अगर नियंत्रित बिक्री में लिख रहा है कि थोड़ी बहुत बढ़ सकती है पर जागरूकता से रोकी जा सकती है। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे तो शराब बेचने में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा समाज में। पुलिस न्याय तंत्र पर कितना दबाव पड़ रहा है इसको देखते हैं। इसमें लिखा है बहुत अधिक 70% तक जो केस हैं वो शराब से संबंधित होते हैं। जो पुलिस के पास जाते हैं, जो थाने में जाते हैं, शराबबंदी से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड 70% केसेस होते हैं। और वही अगर इसको नियंत्रित तरीके से खोल दिया है तो इसमें राहत मिलेगी। छोटी मोटी कुछ इक्का दुक्का केसेस आएंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस आ सकता है, कुछ छोटा घरेलू हिंसा का आ सकता है, लेकिन कम ही होगा इसमें। अब देखा जाए तो नौकरी उद्योग पे क्या फर्क पड़ रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो गई शराबबंदी होने की वजह से, लोग बेरोजगार हो गए शराबबंदी की वजह से। और वहीं अगर इसको नियंत्रित तरीके से चलाया जाए तो इंडस्ट्री चालू हो जाएगी फिर से बिहार में, जो पहले चल रही थी, और लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा। अब एक आखिरी पॉइंट जो है जनता की स्वतंत्रता। तो अब प्रतिबंध लगाने से आज़ादी नहीं है शराब पीने की, लेकिन वहीं अगर इसको नियंत्रित तरीके से बेचा जाए तो व्यक्तिगत आज़ादी है, लोग पी सकते हैं सही तरीके से। समाज में देखिए हजार तरह की बुराई है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या चुना, शराबबंदी करके सामाजिक न्याय करेंगे और समाज को सुधारेंगे, लेकिन जो कि हो नहीं पाया। समाज में और ज्यादा नशा बढ़ गया, सूखे नशे अलग अलग तरीके के बढ़ गए। गांव में जो नशा कभी किसी ने सुना नहीं था वो गली मोहल्ले तक लोग जा के अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें ले रहे हैं, जहरीली शराब पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, और क्या क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसके वजह से समाज में जो और बदलाव होना चाहिए था, तरक्की होना चाहिए था, वो और धीरे धीरे करके घट रहा है, खराब हो रहा है, बदतर हो रहा है, बद से बदतर हो रहा है। लेकिन अब महिलाएं भी इस बात को समझ रही हैं कि शराबबंदी तो हो गया, नाम पे हो गया, लेकिन अभी भी उनके पति शराब पी के आ रहे हैं और वैसे ही घरेलू हिंसा हो रही है। अभी भी उनका बेटा नौकरी रोजगार करने नहीं जा रहा है और वो अभी भी शराब पी के घर में पड़ा ही हुआ है। तो अब वो गांव की महिलाएं जो शुरू में समर्थन कर रही थी वो भी अब इसके विरोध में है। ये सारी बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम अगर बिहार की जनता है तो हमको फायदा किस में है। शराब बिहार में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए, दोनों में से किस चीज में फायदा है। तो इस बात को समझने के लिए चैट जीपीटी ने एक टेबल बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाए कि हम किस पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम बना है, उसमें है एक मापदंड का है, एक शराबबंदी का है और एक नियंत्रित बिक्री का है। अब इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। महिलाओं की सुरक्षा देखा जाए तो थोड़ा फायदा हुआ है शराबबंदी की वजह से, ये बोल सकते हैं। वहीं नियंत्रित बिक्री में लिखा है कि नियंत्रित नीति से समान असर लाया जा सकता है। मतलब अगर थोड़ा सा इसको सही से लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन किया जाए, थोड़ा रेगुलेटेड रखा जाए, सही स्थान पे और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल किया जाए, तो इसका वही असर पड़ेगा, मतलब फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि शराब चालू होने की वजह से क्राइम बढ़ जाएगा और ये सब चीजें हो जाएगी, लगभग वैसा ही रहेगा। रोजगार की बात करें तो रोजगार में तो पूरा नुकसान है शराबबंदी की वजह से, और वही अगर खोल दिया जाए तो बिहार में रोजगार हो सकता है, फैक्ट्री मिल सकती है, होटल्स बार अलग अलग जगह पे जहाँ पे जो काम करे तो उनको रोजगार मिल सकता है। सरकारी सुविधा की बात की जाए तो पुलिस और अदालत पे बोझ पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस और अदालत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कि भैया कोई दारू पी लिया, पुलिस पकड़ के लेके आ गया, उसको पकड़ के लेके आया, भाई कोर्ट में जाके डाल दिया। तो पुलिस और
अदालत पे बहुत ज्यादा बोझ है शराबबंदी की वजह से। वही इसको हटा दिया है तो ये दोनों केस तो एकदम खत्म ही हो जाएगा, छोटे मोटे केसेस बचेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव के और भी अलग अलग चीजों की। और वहीं इसको आगे देखा जाए तो राजस्व का देखा जाए तो राजस्व में घाटा है शराबबंदी की वजह से, और अगर इसको हटा दिया तो फायदा होगा। स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य में जहरीली शराब से खतरा है। अभी जो शराबबंदी होने के बावजूद जो जहरीली शराब बिहार में बिक रही है उससे सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। अगर जहरीली शराब पी लिए लोग तो उनकी मौत भी हो रही है। लेकिन वहीं अगर इसको रेगुलेटेड तरीके से बेचा जाए, ब्रांडेड शराब जो बिकती है वो बेचा जाए तो इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। स्वतंत्रता को देखा जाए तो अभी शराबबंदी की वजह से बिहार में शराब पीने की आज़ादी नहीं है, और वहीं अगर इसको नियंत्रित तरीके से खोल दिया है तो बिहार में जैसे अलग अलग राज्यों में लोग शराब पी सकते हैं वैसे बिहार में भी लोग शराब पी सकते हैं। अब कंक्लूजन पे बात आते हैं, एज अ बिहारी हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। शराबबंदी एक अच्छी सोच थी लेकिन जमीनी स्तर पर फेल हो चुकी है। आज की स्थिति में जनता का नुकसान ज्यादा हो रहा है। तस्करी, भ्रष्टाचार, मौतें, राजस्व घाटा और कानूनी बोझ है। जनता के भले के लिए अब जरूरत एक नियंत्रित, पारदर्शी और नैतिक शराब नीति की है। एक बार फिर से इसको पढ़ के बताते हैं। जनता के भले के लिए अब जरूरत है एक नियंत्रित, पारदर्शी और नैतिक शराब नीति का। शराब की सीमित बिक्री की जा सकती है। टैक्स से मिलने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य में लगाया जा सकता है। महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया जा सकता है। नशा मुक्ति अभियान चलाया जा सकता है। तो ओवरऑल जो समरी निकल के आया कि अगर इसको तरीके से शराबबंदी हटा दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, तो जितना रोकने में लगी है शराब पीने वाले लोगों को कि आप मत पीजिए, आप मत पीजिए, पीजिएगा तो ये हो जाएगा, तस्करी रोकने में लगी है, अगर वही पुलिस को टाइट करके रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया जाए तो शराब बिके भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दुनिया में, पूरे राज्यों में अलग अलग जगह पे शराब बिक रही है, और वहां पे अगर पुलिस व्यवस्था ठीक है, प्रशासन ठीक है, तो वहां की व्यवस्था ठीक है। इसमें शराब से बहुत ज्यादा रिलेशन डायरेक्ट नहीं है कि जो जिस राज्य में शराब ज्यादा बिक रहा है उस राज्य में क्राइम ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्राइम कहीं पे भी ज्यादा हो सकता है, शराब बिके चाहे ना बिके। तो ये था शराबबंदी पे हमारा एपिसोड। हम लोगों ने बात किया कि शराब पहले कैसे बिकती थी, धीरे धीरे क्या हुआ, 2016 के बाद जब शराबबंदी हुआ तो क्यों इसको बंद कराया गया, और अब क्यों डिमांड हो रही है कि शराबबंदी को हटाना चाहिए। एक और जो बात लोग करते हैं कि मुसलमानों को शराबबंदी से फायदा है, समझ में नहीं आता है हमको कि मुसलमानों को शराबबंदी से फायदा कैसे है। हमको ये बात समझ में आता है कि मुसलमानों के लिए शराब पीना हराम है। इस्लाम में बताया गया कि शराब पीना हराम है। तो जैसे कि हम अगर शराब नहीं पी रहे हैं तो हमको उससे क्या फर्क पड़ेगा कि वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर वो चीज बिकती है तो मेरे राज्य में पैसा आता है, मेरे राज्य का भला होता है। नहीं बिक रही है तो हमको उससे फायदा क्या है। बिक रही थी तब भी हम नहीं पी रहे थे, नहीं बिक रही है तब भी हम नहीं पी रहे। ये तो वही बात हो गया कि जब 3 तलाक मोदी जी ने हटाया तो अदर देन मुस्लिम सारे लोग एकदम खुश हो गए कि जिनको खुश होना चाहिए था वो नहीं हुए, और जिनको नहीं होना था, जिनको मतलब नहीं है, जिनके जैसे हम मान लिया अगर हिंदू हैं, 3 तलाक बैन हटा दिया गया, 3 तलाक नहीं दे सकते, तो फिर मुसलमानों को इसके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि भैया आप क्या है, अच्छा है, खराब है, लेकिन खुश वो हुए जिनसे उनका कोई मतलब नहीं है। वैसे ही सेम के शराबबंदी में भी, शराबबंदी अगर है तो इसमें मुसलमानों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हमको समझ में नहीं आता है। बस वही है कि जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, जैसे आप बंगाल में रहते हैं, जैसे आप पंजाब में रहते हैं, वैसे आप बिहार में रहेंगे। तो बिहार कौन सा ऐसा तीर मार लिया और अचीवमेंट बिहार को मिल गया कि शराबबंदी है बिहार में। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार का बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं है शराबबंदी से। और प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का ये डिसीजन ठीक है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी को नियंत्रित तरीके से खोल दिया जाएगा, और उसका जो पैसा है उसको सही स्कीमों में यूज किया जाएगा, ताकि हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर ना रहना पड़े, और हम लोग भी इंडिपेंडेंट अपने बिहार को चला सके, अच्छी अच्छी स्कीमें लागू कर सके, और बिहार की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर सके। और जो हमारा टारगेट है कि 10 साल के अंदर बिहार को टॉप 10 राज्यों में लेके आया जाए, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। तो पैसा थोड़ा शराब के टैक्स से भी आ सकता है, अलग अलग चीजों पे टैक्स लगता है, उसको हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। ये जो एक बड़ा सा चंक है 10,000 15,000 करोड़ रुपए का, ये भी हम लोग बिहार की बेहतरी के लिए और अच्छे स्कीम्स के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारा चैनल देखने के लिए। जल्द मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार।